गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। गुड इवनिंग। शाहरुख, ओम, गीता, मधुकर, किरण, एहसान, सोनल, अपर्णा, रजत, अनुश्री, ओके अनुश्री, मोदी, नेहा, मोदी जी भी है यहाँ पर। मोदी जी आपका हार्दिक इस्तकबाल है। और जी हाँ, बिल्कुल मैं टाइम चेंज करने की फिराक में हूँ। टाइम चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और कैसे पता चलेगा चेंज कैसे करना है? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फटाफट से टॉपिक करना शुरू करेंगे। गुड इवनिंग सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक इस्तकबाल। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी और फटाफट से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ था और हु वाज द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब? ऑप्शन ए इज आजम, ऑप्शन बी इज मुअज्जम, ऑप्शन सी इज कामबख्श एंड डी वाज मोहम्मद अकबर। तो आप सब जानते हैं कि द राइट आंसर विल बी, ठीक है जी, मैं बिल्कुल बोल दूंगा टेक्निकल टीम से, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बहादुर शाह प्रथम, गीता का आंसर बिल्कुल सही है। मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला मुगल बादशाह बना। इसके बाद अगला सवाल देख लीजिए। मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहली स्टेटमेंट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मोहम्मद आजम अहमदनगर में था। मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। और ऑप्शन सी है, कामबख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों के तीनों ऊपर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जब औरंगजेब मरा था तो उसका सबसे बड़ा जो बेटा था मुअज्जम उस समय अफगानिस्तान में था, आजम अहमदनगर में था और जो कामबख्श है वो बीजापुर का सूबेदार हुआ करता था। बिल्कुल द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। जी बिल्कुल, ये इंग्लिश में टाइप हो रहे हैं। जैसे इंग्लिश में टाइप हो जाएंगे तो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, सिर्फ 2-3 दिन के लिए, ठीक है? मैं इसीलिए खुद अपने मुंह से उसको इंग्लिश में भी बोल रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? सबसे पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी और नॉन केपेबल सक्सेसर्स, सैनिक अध्यक्षता या सैन्य जो नेतृत्व था उसकी कमी, मराठों का उत्थान या राइज ऑफ मराठाज, या आर्थिक दिवालापन, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबसे ज्यादा क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। तो बताइए आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, द राइट आंसर विल बी अयोग्य उत्तराधिकारी। जितने भी उत्तराधिकारी औरंगजेब के हुए वो उतने काबिल नहीं थे जितने बाकी मुगल बादशाह थे। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल सारे के सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो उसके नॉन केपेबल सक्सेसर्स थे वही उसका सबसे मेन रीजन था डिक्लाइन का या उसके पतन का। और अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो आपके लिए नया है या क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है तो आप फटाफट से उसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने एंड पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल होता है, किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अध्यक्षता थी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, सर जाथुनाथ सरकार, विलियम ऑरविन और सर देसाई या स्मिथ। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, विलियम ऑरविन ने ही ऐसा कहा था
जी हाँ, मेरे पास सबका कमेंट आ रहा है, लेकिन यार अभी मेरे पास कमेंट देखने का समय नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं और उसे सिस्टम पर मुझे ही ऑपरेट करना पड़ रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन के सामने भी नहीं आ पा रहा हूं। जी हाँ, मैं पीडीएफ फॉर्म में उसको डलवा दूंगा, आप उसके लिए टेंशन फ्री रहे, मैं बिल्कुल डलवा दूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, विलियम ऑरविन ने ही ऐसा कहा था कि जो सैन्य कुशलता थी वो कमजोर हो चुकी थी मुगल साम्राज्य की, इसी वजह से मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हाँ जी, जजाऊ का युद्ध या जजाऊ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुअज्जम आजम के बीच, आजम कामबख्श के बीच, मुअज्जम अकबर के बीच और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। तो हम सब जानते हैं जो जजाओं का बैटल हुआ, जो जजाओं का युद्ध हुआ, वो किस किस के बीच में हुआ? मुअज्जम और आजम के बीच। द राइट आंसर विल बी मुअज्जम एंड आजम। बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर विल बी ए। इसका सही आंसर ए होगा। मुअज्जम और आजम के ही बीच में लड़ा गया था जजाओं का युद्ध या बैटल ऑफ जजाओ। बिल्कुल ठीक है, मुअज्जम एंड आजम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? और हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द नेक्स्ट मुगल एम्परर बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं और वो है कामबख्श, आजम, शाह आलम प्रथम, मोहम्मद अकबर। जल्दी से बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कामबख्श होगा, आजम होगा, शाह आलम प्रथम होगा या मोहम्मद अकबर होगा? तो हम सब जानते हैं राइट आंसर विल बी सी। सी विल बी द राइट आंसर, शाह आलम प्रथम। अगला सवाल, बहादुर शाह प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया? जजिया का खात्मा, शाहू की रिहाई, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत या सती प्रथा का समर्थन? जल्दी से बताइए, 7 का आंसर क्या होगा? तो हम सब जानते हैं 7 का आंसर होगा जजिया का खात्मा। जो बहादुर शाह प्रथम है उसने जजिया का खात्मा नहीं किया था, क्योंकि वो तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? ए मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह प्रथम, सी बहादुर शाह द्वितीय या डी अकबर द्वितीय? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बहादुर शाह सेकंड इज द राइट आंसर। अगला सवाल,
इनमें से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाहजहां द्वितीय? तो ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर विल बी ए। शाह आलम द्वितीय का ही वास्तविक नाम था अली गौहर। अगला सवाल, जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान किया था? जल्दी से बताएं। हु गेव द टाइटल ऑफ मिर्जा टू जयसिंह? नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट आंसर हम सब जानते हैं, जहादर शाह विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? और 12वां क्वेश्चन है, राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट आंसर पहले का होगा मोहम्मद शाह और दूसरे का होगा ऑब्वियसली जहादर शाह। जी बिल्कुल ठीक है, 11 का आंसर है ए और 12 का आंसर है बी। अगला सवाल, नेक्स्ट 13 और 14th क्वेश्चन आपके सामने है, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? एक है रफी उद दरजात, एक है रफी उद दौला, एक है जहादर शाह और एक है बहादुर शाह। बताइए मुझे 13th और 14th का। और 14th का है 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? तो हम सब जानते हैं 13 का आंसर हो जाएगा रफी उद दरजात विच इज ए। 14th का आंसर हो जाएगा, हम सब जानते हैं 1835 में भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर सेकंड। 13th का ए और 14th का अकबर सेकंड, दैट इज ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेटर मुगल ने शाहजहां सेकंड की उपाधि ली थी? तो हम सब जानते हैं, एक है रफी उद दरजात, एक है रोशन अख्तर, एक है रफी उद दौला और एक है फरुखशियर। तो हम सब जानते हैं 15 का आंसर होगा सी रफी उद दौला, क्योंकि इसी ने शाहजहां सेकंड की उपाधि ली थी। और 16वें क्वेश्चन में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो हम सब जानते हैं अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रहवां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? मोहम्मद शाह, जहादर शाह, फरुखशियर या शाह आलम सेकंड? तो हम सब जानते हैं 17वें का आंसर होगा बी, जहादर शाह। और दूसरा कहता है कि मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का क्रमशः सही कालानुक्रम है या इनको इनके कार्यकाल के हिसाब से लगाना है। 18वां क्वेश्चन नया सवाल हो सकता है डेफिनेटली, तो ध्यान रखेंगे जो 18वां क्वेश्चन है उसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा सबसे पहले जावेद खान 3, उसके बाद सफदरजंग 1 और उसके बाद इमाद उल मुल्क 2। जी हाँ बिल्कुल, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। अगले सवाल, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है 19वां हमारे पास है रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, जहादर शाह, अहमद शाह, हुसैन अली, अब्दुल्ला खान और जुल्फिकार अली और अब्दुल्ला। तो हम सब जानते हैं कि जो 19वां है किंग मेकर्स के नाम से कौन जाने जाते हैं? सैयद बंधु जाने जाते हैं, और वो सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। अगला सवाल है 20वां सवाल, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो हम सब जानते हैं 20वें का आंसर होगा फरुखशियर, सी फरुखशियर। बहुत बढ़िया, अब आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का संचार हो रहा होगा और आपको लग रहा बिल्कुल सही। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, और इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो सही आंसर यहां पर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चंस, 21वां सवाल है, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो हम सब जानते हैं मोहम्मद शाह ने ही तो निजाम उल मुल्क या चिनक्लिज खान की मदद से सैयद बंधुओं का अंत करवाया था। जी हाँ, हिस्ट्री बिल्कुल इजी लगेगी भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं जो पीसीएस लेवल में आए हैं, आईएएस लेवल में आए हैं, अपर लेवल में आए हैं, यही तो सवाल मिलेंगे आपको। बीपीएससी के सवाल आप जब अटेम्प्ट करने जाओगे तो बहुत आसान मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। और इधर 22वां सवाल आपके लिए नया हो सकता है कि सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने भूमिका निभाई थी? तो ध्यान रखेंगे, एक अफगानी ग्रुप था, एक तुरानी ग्रुप था, एक ईरानी ग्रुप था, एक हिंदुस्तानी ग्रुप था। जी बिल्कुल, जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल भी ठीक है, तो मैंने कहा कि आपके जो इंग्लिश वाले हैं ना वो भी टाइप हो रहे हैं, वो टाइप नहीं हुए हैं, जैसे टाइप हो जाएंगे वो आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में भिजवा दूंगा, आप परेशान ना हो इसके लिए। तो 22वें का आंसर होगा बी, तुरानी ग्रुप, क्योंकि सैयद बंधुओं के दमन हमने कहा कि निजामुल मुल्क या चिनक्लिज खान के द्वारा किया गया था और वही तुरानी ग्रुप का मेंबर था। नेक्स्ट, नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ईयर आप सबको याद है 1739 में नादिर शाह भारत आया था, और आपको यह भी याद है कि 2 ऑप्शन में है 1739। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर विल बी 20 मार्च 1739। 20 मार्च
20 मार्च 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार किया था अटैक करके। 24वां प्रश्न है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ध्यान रखेंगे 24वें का आंसर होगा बी, निजाम उल मुल्क ने। बिल्कुल सही जवाब मंजू प्रांजल। नेक्स्ट, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? और हु वॉज द मीर बख्शी ऑफ मुगल आर्मी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह? ऑप्शंस आर मोहम्मद शाह, सादत खान, खाने दौरान और चिनक्लिच खान। तो ध्यान रखेंगे द राइट आंसर ऑफ 25th क्वेश्चन विल बी सी, खाने दौरान। भाई हम सब जानते हैं मोहम्मद शाह तो खुद मुगल बादशाह था, सादत खान अवध का पहला नवाब था, चिनक्लिच खान हैदराबाद का निजाम था। तो बचा कौन? खाने दौरान विल बी द राइट आंसर ऑफ 25th क्वेश्चन। करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया था? ऑप्शंस आर निजाम उल मुल्क, सादत खान, कमरुद्दीन आलमगीर। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ करनाल आफ्टर द डेथ ऑफ खाने दौरान to whom Muhammad Shah appointed his Mir Bakshi or army chief? This is the 26th question. तो ध्यान रखेंगे द राइट आंसर विल बी द 26th क्वेश्चन राइट आंसर विल बी निजामुल मुल्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? और हु वॉज द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली? ऑप्शंस आर आलमगीर सेकंड, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय और शाहजहां द्वितीय। तो 27th का, इसमें 27th जो क्वेश्चन है वो गलत दिया हुआ है, मोहम्मद शाह। इसके अनुसार मोहम्मद शाह जो होगा विल बी द राइट आंसर। वैसे अहमद शाह के समय में हुआ था, क्योंकि मोहम्मद शाह के समय में तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह के साथ आया था अहमद शाह अब्दाली, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो अहमद शाह के समय में आया था। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 28th का आंसर होगा सी, 7 बार इसने अटैक किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? और हु वॉज द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तो हम सब जानते हैं बिल्कुल सही आंसर, शाह आलम सेकंड के समय में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। और एक पूछा गया है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ए, मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए, उपयुक्त सभी कुछ हुआ। तो ध्यान रखेंगे अहमद शाह अब्दाली जी, मैंने जो 5 बार लिखवाया है वो केवल अहमद शाह के शासनकाल में लिखवाया है। उसने कुल 7 बार आक्रमण किए थे, अकेले 5 बार अहमद शाह के समय में किए थे। तो आंसर 30 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की वजह से।
ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे रिलेटेड थे, किससे? डाउनफॉल ऑफ मुगल से या मुगल साम्राज्य के पतन से। और हम आगे बढ़ते हैं, आज टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं नेक्स्ट, और कल कुछ और क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे तो वो आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा। और उसके बाद बाकी जो अपकमिंग है भाई, क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि करियर व्हील पर पहला बैच है जिसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। और जीएस में हजारों लाखों सवाल बनते हैं जो सारे के सारे डिस्कस भी नहीं किए जा सकते, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपके लिए क्वेश्चंस बनाते रहे और आपसे डिस्कस करते रहे। राजू, नीरज को बुला के हटवा दो। ब्लू वाटर पॉलिसी, मैंने आपको बताया था कि जब पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो उस समय पूरे के पूरे अरेबियन सी पर, अरब सागर पर अरेबियंस का अधिकार था, अरबों का अधिकार था। लेकिन पुर्तगाली चाहते थे अरब सागर पर अधिकार करना, अरेबियंस पर अटैक करके उनके सारे के सारे व्यापार पर अधिकार कर लेना ही क्या कहलाता है? अल्मीडा की नीली जल नीति और द ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा, यही मैंने आपको बताया था। राज यहां पर कह रहे हैं, सर आपने अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें से आज के एनवीएस एग्जाम में 4 क्वेश्चंस आए थे, इसका मतलब आपका तो पैसा वसूल हो चुका है भाई, राज का तो पैसा वसूल हो चुका है। उज्जवल कह रहा हमारा नाम तो आज तक बोला तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। लिखिए द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स या नवीन राज्यों का उदय। अगला टॉपिक होगा द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स या नवीन राज्यों का उदय। हम उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में बात करेंगे जो पहले मुगलों के अधीन हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जिन्होंने खुद को मुगलों से क्या किया? स्वतंत्र किया, और वही स्वतंत्र राज्य कहलाए। द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया या भारत में नवीन राज्यों का उदय। और दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले निजाम्स ऑफ डेक्कन। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द निजाम्स ऑफ डेक्कन। लिख लीजिए सबसे पहले दक्कन के निजाम। निजाम्स ऑफ डेक्कन या दक्कन के निजाम। और ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ डेक्कन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट वॉज निजाम उल मुल्क। इसका संस्थापक हुआ निजाम उल मुल्क। और हम सब जानते हैं इसी को क्या कहा जाता था? चिनक्लिच खान। यही क्या कहलाता था? चिनक्लिच खान कहलाता था। बच्चे पूछ रहे हैं कि आप सुबह 7 बजे से ऑफलाइन पढ़ाते हो या ऑनलाइन? भाई मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ।
ठीक है ना। प्रूडेंस के जितने भी बैचेस होते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी वो सारे के सारे मैं ही पढ़ाता हूँ मुखर्जी नगर से। आपके शहरों में जितने भी प्रूडेंस के सेंटर्स खुले हुए हैं उन सारे के सारे सेंटर्स पर मेरी ही क्लास टेलीकास्ट होती है, वही उसी की ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो सुबह 7 बजे सिलसिला शुरू हो जाता है और अभी है ना रात को 10 बजे सिलसिला खत्म होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये वही है भाई, हम सब जानते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले निजाम्स ऑफ डेक्कन या दक्कन के निजामों के बारे में, जिसकी स्थापना निजाम उल मुल्क ने की या चिनकिलिज खान ने की। मैंने आपको बताया था कि जब मुगल बादशाह फर्रुखशियर बना 1713 से 1719 तक, तो दक्षिण के जो 6 सूबे थे, 6 प्रांत थे, 6 प्रोविंसेस थे, वो फर्रुखशियर ने किसे दिए? निजाम उल मुल्क को या चिनकिलिज खान को, और इसी को वहां का सूबेदार बना दिया गया। सुमन जी, मैं उर्दू की क्लासेस के बारे में पता करके ही आपको बताऊंगा। उर्दू का तो करियर विल पर कोई बैच तो नहीं बनेगा, है ना। करियर विल पर तो उर्दू का बैच नहीं बनेगा। अगर आप जिस भी शहर से हैं, ठीक है, तो आप प्लीज वहीं पर आप पता कीजिए। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो दिल्ली में आकर आप उसके लिए कोचिंग कर सकते हैं। उर्दू स्पेशल का बैच करियर विल से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि सिर्फ सिर्फ मेरे पास 2 या 3 क्वेरीज हैं उर्दू के बैचेस के लिए, उसके लिए नहीं हो पाएगा। तो हमने पढ़ा था कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने दक्षिण के जो 6 सूबे थे वो किसे दे दिए थे? निजाम उल मुल्क को दे दिए थे। लेकिन फर्रुखशियर के ही समय में उसको दक्कन से हटाकर मालवा का सूबेदार बना दिया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब मोहम्मद शाह आया, भारत का बादशाह बना मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह ने ही सैयद बंधुओं की हत्या करवाई, जिसमें मदद ली किसकी? निजाम उल मुल्क की या चिनकिलिज खान की। इसीलिए मोहम्मद शाह ने खुश होकर उसे दक्षिण की दीवानी दे दी, हैदराबाद की उसने दीवानी प्राप्त कर ली। और हम सब जानते हैं यही क्या बन गया? फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। ध्यान रखेंगे, इन 1725 he became first निजाम ऑफ हैदराबाद। 1725 में ही ये बना हैदराबाद का प्रथम निजाम। और दक्कन की जो राजधानी थी वो इसने हैदराबाद को ही बना लिया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, निजाम उल मुल्क के द्वारा लड़ा गया सबसे फेमस बैटल, सबसे फेमस युद्ध जो लड़ा गया, दैट वाज 1729 में बैटल ऑफ पालखेड़ा या पालखेड़ा का युद्ध। बैटल ऑफ पालखेड़ा या पालखेड़ा का युद्ध जो लड़ा गया निजाम उल मुल्क और पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच। पेशवा बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ पालखेड़ा। और ध्यान रखेंगे इसी पालखेड़ा के युद्ध में लड़ाई हुई निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच, और इन्हीं के दोनों के बीच एक संधि हुई 1729 में ही, जिसे कहा जाता है शिवगांव की संधि। और इस संधि के तहत मांगे मान ली गई किसकी? बाजीराव प्रथम की, और संधि करनी पड़ी उसे निजाम उल मुल्क के साथ, और निजाम उल मुल्क ने उसकी सारी की सारी बातें मान ली।
तो ध्यान रखेंगे हैदराबाद का सबसे पहला निजाम हुआ निजाम उल मुल्क। इन 1748 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क डाइड, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हुई और इसके मरने के बाद इसी का बेटा हुआ करता था जिसका नाम था नासिर जंग, और इसी का एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। तो बस फिर क्या था, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में ही लड़ाई हुई, जिसके तहत हैदराबाद का अगला निजाम कौन बन गया, नासिर जंग बन गया। निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ शिवगांव। एक तो सारी की सारी चीज आप मेरे से लिखवा लेते हो ना बोर्ड पे, यार कितना लिखेगा बंदा। शिवगांव की संधि, जब मैं बोलता हूं तो फटाफट से लिख लिया करो। ट्रीटी ऑफ शिवगांव या शिवगांव की संधि इसी युद्ध के तहत हुई थी। और ध्यान रखेंगे निजाम उल मुल्क के बाद हैदराबाद का अगला निजाम बन गया था नासिर जंग। इसका उत्तराधिकारी था नासिर जंग, लेकिन ध्यान रखेंगे इन 1798, लेकिन 1798 ईस्वी में डेक्कन वॉज कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। 1798 ईस्वी में दक्कन पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जिस समय बंगाल का गवर्नर जनरल, जिस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेलिजली, तो लॉर्ड वेलिजली के ही समय में दक्कन को अधिकार में ले लिया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा। आपको याद होगा जब हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे या मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि फाइनली सैयद बंधु का अंत करने में मोहम्मद शाह सफल हुआ था। और जब मोहम्मद शाह सफल हुआ तो मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क या चिनकलिज खान की ही मदद से सैयद बंधु की हत्या करवाई। इसीलिए मोहम्मद शाह ने दक्कन की सूबेदारी दी थी किसको, निजाम उल मुल्क को। लेकिन इसने 1725 में खुद को कहां पर स्वतंत्र किया, दक्कन में स्वतंत्र किया, और यह बन गया हैदराबाद का पहला निजाम। इसने 1729 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ पालखेड़ा, जो इसके और पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच में लड़ा गया। लेकिन इसमें संधि हुई ट्रीटी ऑफ शिवगांव या शिवगांव की संधि, जिसके तहत बाजीराव जीता और हारा कौन, निजाम उल मुल्क, क्योंकि निजाम उल मुल्क को उसी की कंडीशंस पर यह संधि करनी पड़ी। 1748 में निजाम उल मुल्क की डेथ हो गई। इसका उत्तराधिकारी हुआ नासिर जंग, जो उसके बाद अगला निजाम बना था। और ध्यान रखेंगे लेकिन पूरे के पूरे दक्कन पर अंग्रेजों ने 1798 में ही अधिकार कर लिया था। और किसकी अगुवाई में, लॉर्ड वेलेस्ली की अगुवाई में, जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। मोहम्मद शाह इसका कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि मोहम्मद शाह तो सबसे ही अयोग्य मुगल बादशाह था। और हम सब जानते हैं कि वो तो खुद भोग विलास में लीन था, इसीलिए तो उस पर अटैक किया था नादिर शाह ने। और नादिर शाह की सेना ने मुगलों की सेना को पराजित कर दिया था, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। टेंशन मत लीजिए, जो भी रेलेवेंट चीजें हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको सारी की सारी बताते हुए चल रहा हूं। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप ही संतुष्टि मिल जाएगी। तो किसी भी चीज के बारे में वो पढ़ने की जरूरत नहीं है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है।
रेलेवेंट ही नहीं है, उसका क्या फायदा। इसके बाद दूसरे स्वतंत्र राज्य के बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगला होता है राजपूत स्टेट या राजपूत राज्य। राजपूत स्टेट या राजपूत राज्य। राजपूत स्टेट कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। जब भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था और ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब, या आप कह सकते हैं औरंगजेब के दौरान, ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब या औरंगजेब के दौरान राजस्थान में तीन प्रमुख साम्राज्य या राज्य हुआ करते थे। एक कहलाता था मेवाड़, एक कहलाता था मारवाड़ और एक कहलाता था आमेर। औरंगजेब के समय में राजस्थान में तीन प्रमुख साम्राज्य हुआ करते थे या तीन प्रमुख जगहें हुआ करती थी, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के टाइम पर मेवाड़ का राजा हुआ करता था राणा, मारवाड़ का राजा हुआ करता था अजीत सिंह और आमेर का राजा हुआ करता था जय सिंह। और ये तीनों के तीनों ही औरंगजेब की नीतियों से बेहद असंतुष्ट थे, बेहद अनसेटिस्फाइड थे, इसीलिए औरंगजेब के ही खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब मरा तो तब तक राजपूत शासक जो थे वो मुगलों से नाराज हो चुके थे। लेकिन इनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश सबसे पहले जहांदर शाह के द्वारा की गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहांदर शाह ने ही आकर तो ध्यान रखेंगे, जब भारत का मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर, और हम सब जानते हैं फर्रुखशियर मुगल बादशाह था 1713 से लेकर 1719 तक, और इसी का वजीर हुआ करता था अब्दुल्ला खान, और इसी का मीर बख्शी या सेनापति हुआ करता था हुसैन अली खान। औरंगजेब के मरने के बाद जब फर्रुखशियर भारत का मुगल बादशाह बना तो इसी हुसैन अली खान ने
अटैक किया किस पर? मारवाड़ पर। जो बात है कब की? 1714 ईस्वी की। इन 1714 हुसैन अली खान अटैक्ड ऑन मारवाड़। इन दैट अटैक हुसैन अली खान डिफीटेड अजीत सिंह। इसने अजीत सिंह को पराजित किया और अजीत सिंह की बेटी की शादी किससे करवा दी गई? मुगल बादशाह फर्रुखशियर से करवा दी गई। इस बात से नाराजगी और ज्यादा बढ़ी किसकी? राजपूतों की, यह हम सब जानते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं जैसे जैसे ही मुगल बादशाह फर्रुखशियर मरा तो फर्रुखशियर के ही शासनकाल में इन राजपूत शासकों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मेवाड़? तो ध्यान रखेंगे ही वाज राणा। हु वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मारवाड़? अजीत सिंह। मारवाड़ ही अब क्या कहलाता है? जोधपुर। और आमेर ही अब क्या कहलाता है? जयपुर। ये आप सब जानते हैं। आमेर ही कहलाता है जयपुर। और जयपुर का ही संस्थापक हुआ जय सिंह, जिसे हम जानते हैं सवाई जय सिंह के नाम से। ये सवाई जय सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। अगला इंडिपेंडेंट स्टेट। अगला इंडिपेंडेंट स्टेट जो मुगलों के ही शासनकाल में बना, दैट वाज जाट ऑफ भरतपुर। वो कहलाते हैं भरतपुर के जाट। जाट ऑफ भरतपुर या भरतपुर के जाट। ध्यान रखेंगे। द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट भरतपुर स्टेट वाज अ रूलर नेम्ड गोकुल। जब औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह था तो उसी के शासनकाल में जाटों ने भी खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट किया, मुगलों से अलग किया और खुद को स्वतंत्र घोषित किया। कहां पर? भरतपुर में। और ध्यान रखेंगे भरतपुर का सबसे पहला स्वतंत्र जाट शासक किसको माना जाता है? गोकुल को माना जाता है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले अपने आप को मुगलों से इंडिपेंडेंट किया था। और ध्यान रखेंगे 1669 में। और 1669 से लेकर 1680 तक इसने जाटों का नेतृत्व किया भरतपुर में और मुगलों के खिलाफ स्ट्रैटेजीज बनाई और मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन गोकुल के मरने के बाद भरतपुर का अगला शासक बना राजा राम जाट। सोलह सो इसके बाद अगला रूलर बना राजा राम जाट। और ध्यान रखेंगे राजा राम जाट के ही नेतृत्व में इन 1686 राजा राम जाट के ही नेतृत्व में 1687 में राजा राम अटैक्ड ऑन अकबर्स टॉम्ब। इसी ने किया अकबर के मकबरे पर आक्रमण। और ध्यान रखेंगे अकबर के मकबरे से अकबर की कब्र को खोदकर अकबर की अस्थियों को निकलवा लिया गया और उन्हें जला दिया गया।
इसके बाद ध्यान रखेंगे द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जाट वॉज सूरजमल जाट। इनका सबसे महान राजा हुआ सूरजमल। राजस्थान में है भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में है। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जाट्स ऑफ भरतपुर वॉज सूरजमल जाट। और ध्यान रखेंगे सूरजमल जाट के ही समय में 1761 में लड़ा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध। और ध्यान रखेंगे ये लड़ा गया बिटवीन अहमद शाह अब्दाली, बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। और हम सब जानते हैं इसमें मराठाओं की बुरी तरीके से हार हुई और जीता अहमद शाह अब्दाली। लेकिन इसमें सूरजमल जाट का क्या योगदान था? मराठाओं की मदद करने का वादा किया था सूरजमल जाट ने, और अवध के नवाब ने जिसका नाम था उस समय सुजाउद्दौला। लेकिन जैसे ही पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू हुआ, ना तो मदद करने के लिए सूरजमल जाट आया था और ना ही आया था अवध का नवाब सुजाउद्दौला। युद्ध एक तरफा था। पहले तो मराठाओं को जीतना था, हारना था अहमद शाह अब्दाली को। लेकिन युद्ध अभी भी एक तरफा रहा, लेकिन किसकी तरफ से? अहमद शाह अब्दाली की तरफ से। और इस युद्ध में नॉर्मल पानी लाना, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास। और ध्यान रखेंगे इन 1805 द लास्ट रूलर ऑफ जाट्स वॉज रणधीर सिंह। 1805 ईस्वी में जाटों का अंतिम शासक रणधीर सिंह हुआ। और इसी ने 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की और भरतपुर पर भी अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। मराठाओं को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ मराठाओं का सेनापति हुआ करता था, और उस समय मराठाओं का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने ही किया था। इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। ग्लास कहाँ है? कैसे?
हम बात करेंगे बंगाल राज्य के बारे में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। लेकिन 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई और मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ या डिक्लाइन होना शुरू हुआ और अयोग्य मुगल बादशाह आकर रूल करने लगे मुगल साम्राज्य में, पहले बहादुर शाह प्रथम आया, फिर जहादर शाह आया और फिर आया फर्रुखशियर। बस फर्रुखशियर के ही शासनकाल में मुर्शीद कुली खान ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया और In 1713 he declared himself as an independent ruler of Bengal। इसने बंगाल का खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया और यही कहलाया बंगाल का सबसे पहला नवाब। द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल वाज मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ही बना बंगाल का सबसे पहला नवाब, जो 1713 से 1727 तक भारत बंगाल का सबसे पहला नवाब रहा। और ध्यान रखेंगे, he shifted his capital from ढाका to मुर्शिदाबाद। अपने ही नाम से शहर बसाया मुर्शिदाबाद और अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया, बंगाल में ही। भाई लोग, गवर्नर जनरल कौन था 1805 में? लॉर्ड वेलेस्ली था। ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। 1713 से 1727 तक मुर्शीद कुली खान बंगाल का पहला नवाब रहा। इसके बाद नवाब बना शुजाउद्दीन। (1727 से लेके 1739 तक। और शुजाउद्दीन के बाद आया सरफराज खान। इसके बाद आया सरफराज खान 1739 से 1740। लेकिन एक ही साल रूल कर पाया। इसी के सेनापति ने इसके खिलाफ बगावत कर दी और इस पर अटैक कर दिया। 1740 में लड़ा गया बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध, या इसको गिरिया का युद्ध भी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, इसी घेरिया के युद्ध में लड़ाई हुई बिटवीन सरफराज खान और इसी के सेनापति के बीच, जिसका नाम था अली वर्दी खान। सरफराज खान और अली वर्दी खान। अरे ये शुजाउद्दौला नहीं, ये शुजाउद्दीन है। इस युद्ध में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को हराया और खुद बंगाल का अगला नवाब बन गया अली वर्दी खान। और ध्यान रखेंगे, यही अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। अली वर्दी खान के बाद आया सिराजुद्दौला। इसके बाद आया सिराजुद्दौला 1756 से लेके 1757 तक। और हम सब जानते हैं, सिराजुद्दौला के ही समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। बंगाल में व्यापार कर रहे थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी। और यही बात सुनकर सिराजुद्दौला ने वार्निंग दी कि आप तुरंत कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दीजिए, उसे रोक दीजिए। फ्रांसीसी तो मान गए, उन्होंने तो किलाबंदी बंद कर दी, लेकिन नहीं माना। कौन नहीं माने? ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। इसीलिए सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया और वहीं पर जो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम्स था उस पर अधिकार करके इसी सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को एक प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया, जो कहलाती है ब्लैक होल ट्रेजेडी या कालकोठरी की घटना।
और इस कालकोठरी की घटना में क्या हुआ, 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक कालकोठरी में डाल दिया सिराजुद्दौला ने। और 2 दिन के बाद जब वो कालकोठरी खोली गई, उसमें से 123 अंग्रेजों की डेथ हो चुकी थी और जीवित बचे थे केवल 23 लोग। और इन्हीं 23 लोगों में से जीवित बचने वाला एक आदमी था विलियम हॉलवेल। और यही विलियम हॉलवेल वो व्यक्ति था जिसने इस पूरी की पूरी घटना को लिखा था। इस पूरी की पूरी घटना को लिखकर अंग्रेजों को जानकारी दी कि बंगाल के नवाब ने 123 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया है। और जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता चली तो बस फिर क्या था, बंगाल का सबसे पहला नवाब बनाकर भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव को। 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर बनकर आया रॉबर्ट क्लाइव। और हम सब जानते हैं इसी रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में, ये था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये था बंगाल का प्रथम गवर्नर। 1757 में आते ही अटैक किया किस पर, सिराजुद्दौला पर, और लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी। और इसी प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। अठारह बाई 15 के एक कालकोठरी में 146 अंग्रेज जबरदस्ती ठूस दिए गए। और बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और मात्र 1.5 घंटे में ही हार हुई सिराजुद्दौला की, क्योंकि सिराजुद्दौला का ही सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर और एक मंत्री जिसका नाम था राय दुर्लभ, ये दोनों लड़ रहे थे सिराजुद्दौला की तरफ से। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ जाकर मिल गए किधर, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को ही बना दिया गया बंगाल का अगला नवाब। बंगाल का अगला नवाब बना मीर जाफर 1757 से 1760 तक। और जब तक मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा, अंग्रेजों का खिदमतदार बनकर रहा। इसके बाद 1760 में आया मीर कासिम। और ध्यान रखेंगे 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब रहा मीर कासिम। मीर कासिम ने भारत के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को संदेश भिजवाया और कहा कि हमें अपनी सेनाओं को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर से युद्ध छेड़ना चाहिए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से, बंगाल से बाहर निकालना चाहिए। और हम जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। 1764 में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध, जिसमें हमारी तरफ से लड़े गए शाह आलम सेकंड, बंगाल का नवाब मीर कासिम जो इस समय बंगाल का नवाब नहीं था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए आया हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो ने हमारे तीनों के तीनों शासकों को पराजित किया। और दोस्तों यही वो निर्णायक युद्ध है, क्योंकि इसी के अगले साल 1765 में एक संधि हुई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। और ये जो इलाहाबाद की संधि थी ये किस किस के बीच हुई, रॉबर्ट क्लाइव और ध्यान रखेंगे भारत के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड
और अवध के नवाब शुजाउ दौला के बीच। और दोस्तों हम सब जानते हैं यही वो निर्णायक युद्ध था, यही वो निर्णायक संधि थी जिसके बाद पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार हुआ किसका? अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया और ही अप्लाइड डायरकी इन बंगाल। इसने बंगाल में द्वैध शासन लगाया और ये जो द्वैध शासन था ये 7 साल तक चलता रहा। और द्वैध शासन में डबल टैक्स प्रणाली थी जिसके तहत लूट खसोट की गई बंगाल में और बंगाल को बुरी तरीके से लूटा गया। और केवल 7 साल में ही वो बंगाल राज्य जो भारत का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था उसे सबसे गरीब राज्य बना डाला किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने और अंग्रेजों ने। इसी 7 साल के पीरियड को दोस्तों कहा जाता है भारत की लूट और द लूट ऑफ इंडिया। और इसी के बाद से अंग्रेजों का अधिकार हो गया किस पर? बंगाल पर। तो चलिए मैं आपको एक औपचारिक घोषणा कर देता हूं फटाफट से करियर विल पर, है ना। इस क्लास को लॉग आउट करके पीयूष सर लाइव आ रहे हैं और वो जो कॉन्टेस्ट है भाई, वो जो लखपति बनने वाला कॉन्टेस्ट है जो फ्राइडे को होगा, उसकी सारी की सारी अनाउंसमेंट, उसका क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से आप उसको खेलेंगे, किस तरीके से आप उसमें क्वेश्चंस के जवाब देंगे, किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या क्या होगा, वो सारी की सारी चीज करने के लिए, डिस्कस करने के लिए पीयूष सर आ रहे हैं लाइव। तो फटाफट से मैं यहाँ से ऑफलाइन होता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ, आप फटाफट से आकर पीयूष सर को देखिए और पीयूष सर आपको सारी डिटेल्स देंगे उस कॉन्टेस्ट के बारे में जिस कॉन्टेस्ट की मैंने कल घोषणा आपको की थी। तो फटाफट से आप लाइव पहुंचिए, पीयूष सर को देखिए और पीयूष सर आपको समझाएंगे कि आपको वो कॉन्टेस्ट कैसे खेलना है और कैसे जीतना है। बाकी इकोनॉमिक्स स्पेशल का जो बैच है मैं उसके लिए आपके जो संदेश है वो मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों मैं कल मुलाकात करता हूं आपसे और सिर्फ आप इस हफ्ते मैनेज कर लीजिए और मैं फटाफट से जल्दी ही आपका जो बैच का टाइमिंग्स है उसको चेंज करवा दूंगा, चेंज कर दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीयूष सर इज अबाउट, अब लाइव हो गए पीयूष सर लाइव हो चुके हैं, जल्दी से जाइए और पीयूष सर को लाइव देखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।